students, welcome back to my next video. So in the first video that I just uploaded now, basically in that video I just given a brief introduction to cell wall. Now we will discuss cell wall in detail. ठीक है, तो जो पहले था बेटा वो काफ़ी आपको शॉर्ट में सेल वॉल के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था. अभी सेल वॉल के ऊपर हम इसमें ब्रीफ इस पे आपको डिस्कशंस करेंगे. तो सबसे पहले चलते हैं सेल वॉल, वही तो कंट्रीब्यूशन में टिपिकली कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल बताया था मैंने आपको कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में फाइंड आउट नहीं होता. दैट फिक्सेस द साइज शेप ऑफ द मैच्योर प्लांट सेल. तो प्लांट सेल का जो साइज है उसकी जो शेप है वो कौन दे रहा है? सेल वॉल देता है. ठीक है. The kind of cell wall present determine the texture of the tissue. तो सेल वॉल से आपको टिश्यू का एक टेक्सचर पता लगता है. टेक्सचर का मतलब होता है उसका जो स्मूथनेस, रफनेस. तो वो जो स्मूथनेस है, रफनेस है, हार्डनेस है, वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी सेल वॉल पे. ठीक है. तो सेल वॉल के बेटा फंक्शंस क्या है? सबसे पहले क्या है? मैकेनिकल फंक्शंस है. मैकेनिकल फंक्शंस का मतलब क्या होता है? देखिए जरा डिस्कस करते हैं डिटेल में. लाइक अ स्केलेटन अराउंड ईच सेल. जैसे सेल के आसपास एक स्केलेटन है. स्केलेटन क्या होता है? इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है. ठीक है ना. मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको प्रोटेक्शन देता है बाहर के कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन से या बाहर के कोई भी माइक्रोब से इसको प्रोटेक्शन देता है. डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स. अगर कोई चीज हार्ड है तो उसको बाहर से क्या मिलती है? शेप मिलती है. जैसे सपोज आपके स्कूल की जो बाउंड्री है या कोई भी आपके घर की जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री से आपके घर को एक प्रॉपर क्या मिलती है? शेप मिलती है. ऐसे सेल को उसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री से क्या मिलती है? शेप. और क्या मिलता है उसको? साइज मिलता है. डिटरमाइन द लिमिट ऑफ एक्सपेंशन एंड वाटर अपटेक. ठीक है. कितना एक्सपेंड कर सकता है सेल वॉल से आपको पता लगेगा आपका सेल की एक्सपेंशन कितनी, कितना सेल अपने आप को क्या कर सकता है? एक्सपैंड कर सकता है. और वाटर अपटेक में भी हेल्प करेगा. तो ये सब पॉइंट्स आपके पास कितने आते हैं? मैकेनिकल फंक्शन में. तो ये फर्स्ट वीडियो में हमने सिर्फ आपको ये बताया था कि सेल वॉल हैज अ फंक्शन और मैकेनिकल आपका फंक्शन है, बट इसमें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है? जो सेल वॉल है ये आपका लिविंग पार्ट है सेल का. ठीक है. जितने भी सिग्नल्स आते हैं, जैसे बाहर जो भी सिग्नल आएंगे, वो सिग्नल्स कौन रिसीव करता है? पहले सेल वॉल रिसीव करता है. रिसीव सिग्नल सच एज हार्मोन्स. द वॉल सिग्नल ट्रांसमिटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा एंड इनटू द साइटोप्लाज्म. तो जैसे बेटा जैसे बाहर से कोई भी सिग्नल आता है, ठीक है ना, तो बेटा ये ना एक टेक्निकल टर्म आती है सेल सिग्नलिंग पाथवे. ठीक है ना. वो आपको मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में वो बेसिकली आपके +1 में नहीं है, फिर भी आपको एक ना बेसिकली हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे, यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाएंगे, तो एक वहाँ पे जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे टर्म आती है सेल सिग्नलिंग पाथवे. इसका मतलब होता है बेटा, अगर आपको मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं, कि जैसे बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आ रही है वो सेल वॉल के सरफेस पे रिसेप्टर लगे होते हैं. ठीक है. तो रिसेप्टर में जाके वो सिग्नल, हार्मोन्स कुछ भी है ना, कोई भी अगर कोई बाहर से प्रोटीन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो पहले सेल रिसेप्टर पे जाके लग जाएगा. उसके बाद फिर वो आपका जो सिग्नल है वो सेल के अंदर आएगा और सेल क्या करेगा? वर्क करेगा. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए ऐसा है कि जैसे हमारे हाथ में कोई हीट है, हीट सिग्नल हमारे हैंड पे जा रहा है. ये जो हमारे हैंड पे क्या होते हैं? रिसीवर्स होते हैं ना. और उसके बाद ये जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स है वो सिग्नल ब्रेन पे लेके जाते हैं, ब्रेन फंक्शन करता है. ऐसा ही है. तो सिग्नल जो ये बाहर, मान लीजिए हमारा सेल है, मान लीजिए ये सेल है, सिग्नल बाहर से आ रहे हैं, पहले आउटर सरफेस पे लगेगा, फिर सिग्नल सेल के अंदर जाएगा, फिर सेल क्या करेगा? कोरोस्पॉन्ड करेगा ना उस कंडीशन के अकॉर्डिंग. तो इसको बोलते हैं सेल सिग्नलिंग पाथवे. तो सेल सिग्नलिंग पाथवे सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका आउटर मोस्ट सरफेस जिस पे आगे रिसेप्टर आपका लगता है वो क्या है? सेल वॉल है. तो बेटा ये सेल सिग्नलिंग पाथवे में सेल वॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है. अच्छा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स. बायोकेमिकल रिस्पॉन्स बेटा यही है. बायोकेमिकल रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जैसे बाहर से कोई सिग्नल आ रहा है, ठीक है, बाहर से कोई सिग्नल आया, वो सिग्नल को अंदर कौन ट्रांसफर करेगा? सेल वॉल. सेल वॉल से. और सेल फिर उसके अगेंस्ट कोई ना कोई क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा. उसको बोलते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स. बेटा रिस्पॉन्स कैसे करता है? विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, उस या कोई एंजाइम बनाएगा, तो उसको बोलते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स. नरिशमेंट और एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन. जैसे रूट हेयर्स होते हैं ना, रूट हेयर्स में एब्जॉर्प्शन होता है. रूट हेयर में वाटर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. और कई जगह ये क्या करता है? सिक्रीट करता है. ठीक है ना.
तो ये पॉइंट समझ लग गया आपको, मेन पॉइंट्स पे याद रखने आपने, मैकेनिकल फंक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पता लग गया आपको, नरिशमेंट और एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। सेल वॉल वेरी मच इन थिकनेस इन रिलेशन टू द एज टाइप ऑफ सेल। यंग सेल हैज थिनर सेल वॉल देन द फुली डेवलप्ड वन। तो बेटा जो सेल वॉल की जो थिकनेस है वो भी किस पे डिपेंड करती है, सेल के एज पे और टाइप ऑफ सेल पे। जैसे यंग सेल, जो यंग सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल की और थिनर होती हैं, और जो आपकी मैच्योर सेल्स होते हैं जो फुली डेवलप होते हैं उनकी सेल वॉल थोड़ी सी क्या होती है, ठीक होती है। बेटा ये जो कंसेप्ट्स है ना, ये आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि नीट एग्जामिनेशन में जब जाएंगे, देन बेसिकली दीज कंसेप्ट दे हेल्प टू यू इन सॉल्विंग द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ओवर देयर। सो बेसिकली इसको तभी हम आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल विद द ईच पार्ट, ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग द सेल दिस वीडियो, so in the next video we will discuss about the different types of cell wall. Cell wall बेटा प्लांट सेल में भी है, सेल वॉल फंगल में भी है, सेल वॉल आपके पास बैक्टीरिया में भी है। तो सभी में हम सेल वॉल को इंडिविजुअली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेल वॉल इज कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, 3 लेयर के नाम क्या है, सबसे बाहर क्या, मिडल लैमिना, फिर क्या प्राइमरी, फिर क्या सेकेंडरी। 3 लेयर्स प्राइमरी सेल वॉल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 1 लेयर, ठीक है। उसके बाद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, इंटरसेलुलर, इसको इंटरसेलुलर क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि 2 सेल को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। क्योंकि सबसे बाहर है 2 सेल को आपस में जो लेयर कांटेक्ट करती है इसको बोलते हैं मिडल लैमिना। तो 2 को क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मिडल लैमिना। सीमेंट, सीमेंट का मतलब ज्वाइन टुगेदर प्राइमरी वॉल्स ऑफ 2 एडजेसेंट सेल। देखिए बेटा जो मिडल लैमिना के जस्ट अंदर कौन सी वॉल है, प्राइमरी वॉल। इसका मतलब मिडल लैमिना 2 सेल को आपस में ज्वाइन करती है। इसका मतलब दोनों सेल की प्राइमरी वॉल को आपस में क्या करती है बेटा, वो ज्वाइन करती है। आपको कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो, जैसे कोई भी वीडियो में कोई कंसेप्ट चल रहा है, आपके साथ के साथ आप चैनल्स पे कमेंट कर सकते हैं साथ के साथ, सर मुझे ये पॉइंट समझ लगा, देन आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन इट, ठीक है। सो बेसिकली माय मोटो इज टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन वेरी डिटेल, वेरी बेसिक कंसेप्ट्स को आपको डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ मैं। कोई भी अगर आपको इन द लेक्चर के दौरान कोई वीडियो में आपको दिक्कत आती है तो यू कैन कमेंट वेरी फास्टली, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी कमेंट्स हो उसको आप उसके ऊपर मैं वर्कआउट कर सकूं। सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, इट इज मेड अप ऑफ वन और मैनी लेयर्स। तो हमने सीखा जो हमारे पास प्राइमरी वॉल है वो हमारी क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। मिडल लैमिना आउटर मोस्ट है, मिडल लैमिना 2 सेल को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करती है। सेकेंडरी वॉल 1 भी हो सकती है और आपके पास 3 लेयर्स भी हो सकती है। ये आपके पास देख लीजिए, ये देखिए 2 सेल को, अगर आपको कोई स्टूडेंट को डाउट है कि क्या है सर क्या बोल रहे हैं, मिडल लैमिना 2 सेल को कनेक्ट करती है, तो आपके सामने बेटा ये देखिए 2 सेल्स है, ये आपके पास 3 सेल दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों सेल्स एक दूसरे से क्या ज्वाइंड है। ज्वाइन कौन कर रहा है इसको, मिडल लैमिना। मिडल लैमिना की सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी, प्राइमरी सेल। इसका मतलब सबके प्राइमरी जो आपके पास वॉल है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। स्ट्रक्चर देख लीजिए आपके पास, सबसे बाहर क्या है, मिडल लैमिना, ठीक है, मिडल लैमिना सबसे बाहर है। अंदर क्या है बेटा, प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद क्या होता है आपके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेल वॉल कंपोजिशन एंड टेक्सचर, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बेटा जो आपके पास सेल में जो मेन कंपोजिशन है सेल की, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सेल में जो मेन कंपोजिशन है वो क्या है, सबसे पहले पॉलीसेकेराइड बताया था मैंने, सेलुलोज। सेलुलोज का मतलब है आपको पता लगेगा सर B14 लिंकेज क्या होती है, ठीक है, β14 लिंकेज क्या होती है, ये आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ फिलहाल आप इसको मेन पॉइंट β14 लिंकेज का याद रखो, इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इसको स्ट्रक्चर के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इतना याद रखो कि जो ग्लूकोज के जो बीटा ग्लूकोज होते हैं ना, बीटा ग्लूकोज, ठीक है, बीटा ग्लूकोज का मतलब होता है जो आपके फर्स्ट पोजीशन पे, ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन पे H और OH की जो ओरिएंटेशन क्या होती है वो क्या होती है, उल्टी हो जाती है एज कम्पेयर टू अल्फा। अभी कोई कंफ्यूजन ना करना, आपको मैं डिस्कस करूंगा जब हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर करेंगे। फिलहाल कितना याद रखो कि ग्लूकोज को जब आप सभी ग्लूकोज के चेन के साथ हम कंबाइन कर देते हैं ना, तो एक चेन बन जाती है, उस चेन को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। अब उसमें क्या है, जो ग्लूकोज है इसमें अल्फा ग्लूकोज 2 तरह के होते हैं बेटा, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अब इसमें जो सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज आपस में क्या करता है, कंबाइन करके बहुत लंबी चेन बन जाती है, इसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तो सेलुलोज क्या है, ये एक लॉन्ग है, अनब्रांच है, ठीक है, अनब्रांच है, ब्रांचिंग नहीं है,
linear chain of glucose with crystalline properties because of arrangement of cellulose। तो बेटा सेल्यूलोज का मतलब क्या है? सेल्यूलोज का मतलब ये है जो ग्लूकोज है वो बीटा ग्लूकोज है, वो सभी ग्लूकोज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम होता है बीटा 1,4 लिंकेज, और ये बहुत लंबी चेन बन जाती है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, तभी इसको बोलते हैं अनब्रांच बोलते हैं। तो इसका जो अरेंजमेंट ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है आपको? क्रिस्टलाइन इन नेचर। कैसा दिखाई देता है? क्रिस्टलाइन इन नेचर। और बेटा ये फाउंड, ये कैसे सेल्यूलोज कैसे फाउंड होता है? इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स। अब आप बोलेंगे सर माइक्रोफिब्रिल्स का मतलब क्या है? माइक्रोफिब्रिल्स मतलब कि सेल्यूलोज आपके पास सेल वॉल में किस फॉर्म में फाइंड आउट होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स। माइक्रोफिब्रिल्स का मतलब है माइक्रोफिब्रिल्स आर बंडल्स ऑफ अबाउट 30 थ्रेड लाइक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और हर एक का डायमीटर कितना, इसका डायमीटर कितना है? 10 to 25 नैनोमीटर इन द डायमीटर, और ऑर्डरली अरेंज इन द पैरेलल अरेज forming an extended three-dimensional lattice structure of crystal called micelles macrofibrils। ठीक है, तो माइक्रोफिब्रिल्स का मतलब आपको बेसिक भाषा में बताएं, बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं मैं तो। जैसे आपके पास जो सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज की जो ये सेल्यूलोज है आपके पास, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं। सभी थ्रेड को आप कंबाइन कर दो, 30 थ्रेड को कंबाइन कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा? माइक्रोफिब्रिल्स बन जाएंगे। मेरी बात समझ लगी ना बात? जैसे आपके पास एक थ्रेड है, मान लीजिए आपके पास थ्रेड है, एक थ्रेड, दो थ्रेड, तीन, हर थ्रेड को मानो आप सेल्यूलोज मॉलिक्यूल मान लो, हर थ्रेड को क्या मानो आप? एज्यूम करो, एज्यूम ईच थ्रेड एज अ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल। तो 30 थ्रेड मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन कर दो, तो यू विल गेट अ वेरी थिक स्ट्रक्चर, है ना? उस थिक स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोफिब्रिल्स। अगर और ज्यादा थिक कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मैक्रोफिब्रिल्स। तो माइक्रोफिब्रिल्स कहाँ फाइंड कर जाते हैं बेटा? सेकेंडरी वॉल्स में। क्लियर है बेटा? सेल्यूलोज इज इक्वल टू सिंगल थ्रेड। ओके, ऐसे 30 थ्रेड को आपने कंबाइन करना, यू विल गेट ए वेरी थिक स्ट्रक्चर दैट इज नेम्ड एज माइक्रोफिब्रिल्स। स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे ये देखिए, ये सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए बेटा, डायग्राम्स का हैव वेरी इंपॉर्टेंस इन द बायोलॉजी बिकॉज डायग्राम विल टीच यू इन अ वेरी कंसेप्चुअल मैनर। तो ये जो आपके पास सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये सभी थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया? बाइंड कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो दे फॉर्म अ थिक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं माइक्रोफिब्रिल्स। अब जब सभी माइक्रोफिब्रिल्स कंबाइन हो जाएंगे, दे फॉर्म अ मोर थिक स्ट्रक्चर दैट इज नेम्ड एज मैक्रोफिब्रिल्स। ये मेरी बात समझ लगी बेटा? फिर से समझाऊं? सबसे पहले अगर आपने इसको एक्सपेरिमेंटली आपने समझना है तो आप घर में आपके पास थ्रेड्स होंगे बेटा, थ्रेड को ले लो, एक थ्रेड ले लो, उसकी देखो थिकनेस कितनी, बहुत कम है। 30 थ्रेड को एक साथ कंबाइन कर लो, वो एक थिकनेस, बहुत मोटी थिकनेस बन जाएगी। ठीक है ना, वो बन गया माइक्रोफिब्रिल्स। अब ऐसे काफी सारे माइक्रोफिब्रिल्स को कंबाइन करो, एक बहुत मोटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको बोलते हैं मैक्रोफिब्रिल्स। So cellulose are found out in the cell wall either in the form of microfibrils or in the form of macrofibrils। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? सेलुलोज कैसे फाइंड आउट होता है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स और मैक्रोफिब्रिल्स। तो in this part we will discuss up to this. Next part we will continue this lecture in the next part.